हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, एक टेम्परेचर और एक हीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ सेंसेशन। टेम्परेचर इज़ अ सेंसेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने टेबल पे एक कप ऑफ टी रखा हुआ है और एक कप में या एक बॉल में आपने क्यूब ऑफ आइस रखी है, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हैं, अब जब आपसे कहा जाएगा, जब आप उसको टच करके देखेंगे तब आप महसूस ही करेंगे, आप ये सेंस करेंगे कि आप कहेंगे कि ये गर्म है और ये ठंडा है। बता सकते हैं ना, हम बता सकते हैं कि ये गर्म है या ये ठंडा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। चाय के कप का टेम्परेचर ज़्यादा है और आइस के जो क्यूब है उसका टेम्परेचर कम है, ये हम सेंस करते हैं। अब कोई हमसे ये कहे कि चाहे कितना टेम्परेचर है, तो हम वहाँ पर हाथ लगा के ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना गर्म है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कोई एक स्केल बनाना होगी जिससे हम उसको मेज़र कर सकें। भाई हमने ये तो बता दिया कि हाँ ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन हमें उसको डिफ़ाइन करना है कि टेम्परेचर कितना है। तो उसके लिए हमें एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने हमारे सिलेबस में जो हमको दिया गया है उसमें हमने 3 मेन स्केल्स पढ़ना है। सेल्सियस स्केल पढ़ना है, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ना है और केल्विन स्केल पढ़ना है। अब स्केल की रिक्वायरमेंट क्यों है? और एक ही जैसे अच्छा उसमें हमको स्टैंडर्ड बनाना होगा। तो स्टैंडर्ड हमको एक जैसा बनाना है। एक जैसा स्टैंडर्ड बनाने से मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और कोई यूपी में या कोई दिल्ली में है, और अगर वो कहे कि आज वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है और मैं कहूँ कि नहीं आज यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? भाई उसके लिए दोनों जगह एक ऐसा मीटर होना चाहिए जो वहाँ के टेम्परेचर को मेज़र करे और मालूम पड़ जाएगा कि किसमें ज़्यादा टेम्परेचर किसमें कम टेम्परेचर है। तो उसकी शर्त ये है कि दोनों में स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में जो वैलिड हैं उन्हीं स्केल्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल क्या होती है? तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्केल बनाना शुरू करी। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा यार 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो अब 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले उन्होंने कहा कि यार पहले हम ले लेते हैं एक पॉइंट को हम मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसको उन्होंने नाम दिया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट या फिर उसको बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि इसको हम मानेंगे, इसको अब हम बोलेंगे 0 डिग्री। हमने क्या कहा? इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि यार 0 डिग्री को हम मानेंगे क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा उसके बाद फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि अच्छा ये जम रहा है पानी पे। अब उन्होंने कहा कि पानी गर्म कहाँ होता है, बॉयल कहाँ पर होता है? तो बॉयल के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करूँ, जहाँ पर अब उन्होंने टेम्परेचर गर्म करके देखा, करते गए तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि यार टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा, टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पानी गर्म हो गया। तो उन्होंने 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट 2 पॉइंट ले लिए उन्होंने कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। ये कितना हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने 100 मारा। लेकिन देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। भाई एक पर बर्फ़ जम रही है और एक पर पानी उबल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब क्या किया जाए? तो अब हमारी जो डेली लाइफ में जितने भी हमको ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की, जैसे रूम टेम्परेचर हुआ या कुछ प्रैक्टिकल करना हुआ या फिर कुछ भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में होते हैं। 0 से 100 के बीच में सारे टेम्परेचर हमको मिलते हैं। तो हमें इसको डिफाइन करना था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको हर डिग्री को मेजर करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जो एक बीच का पार्ट रहेगा, मतलब 1 डिग्री को क्या बोलेंगे? अब से हम 1 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस के बराबर। 1 डिग्री की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी? सेल्सियस। 1 डिग्री इसको बोलेंगे, ठीक है। इनके बीच का एक पार्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो ये उन्होंने स्केल दी सेल्सियस ने, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और स्केल फिर हमको मिलती है पढ़ने के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल। एक्चुअली में फ़ारेनहाइट पहले आई थी, ठीक है ना, लेकिन हम उसको समझ रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या कहती है? तो फ़ारेनहाइट स्केल ये होती है कि जब फ़ारेनहाइट स्केल बनी तो फ़ारेनहाइट स्केल का कहना था कि जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो है,
एक फ्रीजिंग पॉइंट की और एक बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, जो हमारा इनिशियल जो 0 पॉइंट है, ये हमारा 0 पे नहीं होना चाहिए। ये क्या था, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वो कह रहे थे कि हम 0 डिग्री उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा हम 0 डिग्री मानेंगे जहाँ पर अल्कोहल जम जाती है, जहाँ पर क्या जम जाती है, अल्कोहल। तो उन्होंने देखा कि अल्कोहल कहाँ जम रही है, तो उन्होंने वो नीचे आए इसके हिसाब से नीचे आते गए। तो यहाँ पर वो उन्होंने कहा कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहीट है। यहाँ पर कहीं पर बर्फ़ जम गई, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं पर बर्फ़ जमी। तो फिर उसने टेम्परेचर राइज करा, तो यहाँ उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर पहुँचे, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहीट, जब वो 0 डिग्री उन्होंने क्या माना, जहाँ पर अल्कोहल जमी, तो वो 0 डिग्री पे था। फिर वहाँ से उन्होंने जब ऊपर आए तो यहाँ पर आते आते उनको कितना हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहीट उसका टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से जब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहीट। उन्होंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट को मानूंगा 212 डिग्री। अब फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसको कैसे बैलेंस करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ से ये फ़ारेनहीट स्केल बन गई। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, तो इन दोनों का रिलेशन ये हो जाता है कि C-0 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ आ जाएगा F-32 डिवाइडेड बाय 180। देखिए इसको अभी हम ग्राफ से भी समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। अभी आप फॉर्मूला याद रखने के आपको जो भी तरीके बनाना हो वो आप बना सकते हैं। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अच्छा ये किसके काम आता है, ये किसी एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जैसे आपको सेल्सियस में दे दिया और फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको काम करेंगे। फ़ारेनहीट में दे दिया, केल्विन में करना है तो हम करेंगे, अभी हम केल्विन स्केल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी फॉर्मूला भी याद रखें। अच्छा इसको एक तरीका समझने का ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने सेल्सियस ले लिया और यहाँ पर कहीं पर आपने फ़ारेनहीट ले लिया, तो याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है कि जो रीडिंग टेम्परेचर है, रीडिंग टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में जितने नंबर ऑफ डिवीज़न है वो, तो देखो C-0 अपॉन 100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर F-32 और कितने इसकी डिवीज़न है 180। अभी ग्राफ से भी हम समझेंगे इसको। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्केल किस तरीके से बनी और हमारे किस तरीके से काम आती है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें लेते हैं अगला टर्म जो है हीट, समझते हैं हीट क्या होता है, ठीक है ना। केल्विन स्केल हम लास्ट में लेंगे, पहले हम हीट देखते हैं हीट क्या होता है। तो इसको मैं यहीं पर लिखा रहने देता हूँ। चलिए हीट की बात करते हैं। हीट क्या होती है बेटा, हीट क्या होती है, तो हम सभी जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हम पढ़ के आए हैं कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ़्लो होती है। अच्छा किस तरीके से फ़्लो होती है, अब आप इसको महसूस करेंगे, ठीक है। अब आप फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम जो फर्स्ट में लिया था कि मान लीजिए आपके सामने एक हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है, इसमें चाय, गर्म चाय है, ठीक है, और एक में आइस क्यूब आपने रखा, ठीक है। आपने उसको टेबल पे रखा और आप बाहर चले गए, घूमने चले गए। 10 मिनट के बाद जब आप आए, 15 मिनट के बाद जब आप आए, तो आपने क्या देखा कि जो चाय, गर्म चाय का कप था वो ठंडा हो चुका है। ठंडा कितना हो चुका है, जितना रूम टेम्परेचर से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, उतना हो चुका है। इसका मतलब, अच्छा दूसरी बात, जब आपने देखा कि आइस क्यूब को आपने रखा तो आइस क्यूब आपने देखा कि वो मेल्ट होकर पानी बन गया, मेल्ट हो गया, पानी बन गया और उसका भी टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया है। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि यार अगर किसी में टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कुछ कम हुआ, इसका मतलब क्या है कि कुछ वर्क हुआ होगा, कुछ तो वर्क होगा भाई, अपने आप कैसे ठंडा होगा, कोई तो उसके अंदर ऐसा गया है जिसने उस टेम्परेचर कम करा है, या फिर कोई तो आइस में गया है जिसने उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ताकि वो पिघल गया, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि हमको ये पता है बेटा, जब जो साइंटिस्ट लोग थे, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करा पूरी दुनिया का, तो उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ें होती हैं जिसे सॉलिड हुआ, जिसके अंदर मास होता है, जिसमें अगर आप उसको फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोमेंटम होगा, मास इंटू वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। तो या तो वो मैटर होगा, या तो कुछ ना कुछ मैटर होगा, या फिर एनर्जी होगी। दुनिया में सिर्फ ये 2 चीज़ों से ही मिलकर बनी है दुनिया, मैटर और एनर्जी। अब जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैटर।
लेकिन जो एनर्जी होती है उसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको आप जैसे देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो होती है एनर्जी। एनर्जी भी काम कर सकती है, वह मैटर भी काम करता है, एनर्जी भी काम कर सकती है। जैसे सन की जो रेज है, जो रेडिएशंस आती हैं, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करवाती हैं, वहाँ से पेड़ पौधे बड़े होते हैं और वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने को। पूरी दुनिया सन के आसपास ही घूमती है, सन ना हो तो हमारा काम भी नहीं चलने वाला। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो एनर्जी का काम क्या होता है, वो हम उसको, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी। फिर से हम लौट के आते हैं हमारे पुराने एग्जाम्पल पे। अब जब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कुछ गया, किसके अंदर, हॉट कप ऑफ टी के अंदर कुछ गया, उसने वहाँ से एनर्जी निकाली, ठीक है, या फिर आइस क्यूब में जिसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हम देख पा रहे हैं क्या उस एनर्जी को? नहीं देख पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं उस चीज़ को क्या है? नहीं देख पा रहे। तो यहाँ से हमको अंदाजा लगता है कि यार ये एक एनर्जी है। तो वहाँ से हमको पता चला कि ये जो एनर्जी है ये क्या है, हीट एनर्जी, और उसी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। तो हीट को ही हम क्या कहते हैं, हीट को ही हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, हीट को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको कि हीट क्या है? हीट इज़ ए थर्मल एनर्जी। हीट इज़ ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी, या हीट इज़ एन एनर्जी which flow from higher temperature to lower temperature, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ बहती है। इसकी यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इट्स एसआई यूनिट इज जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी उसकी? जूल। और इसकी सीजीएस यूनिट या फिर प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कैलोरी, वो हो जाएगी कैलोरी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में हीट का क्लासिफिकेशन हमने कर दिया हीट का। तो हमने टेम्परेचर समझ लिया। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की बात करना भूल गए। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर की हमने कोई डेफिनेशन नहीं बात करी था, सेंसेशन था, वो तो एक बताने की बात है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो होती है टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्योंकि पानी गर्म है तब भी आप बोल रहे हैं गर्म, इतना गर्म है, यहाँ पर है तो आप बोल रहे हैं इतना गर्म है या इतना ठंडा है ना। तो कितनी उसकी हॉटनेस है वो उसकी डिग्री, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, हीट भी समझ में आ गया होगा आपको, और आपने टेम्परेचर भी देखा। हम दो स्केल हम पढ़ चुके हैं, सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट स्केल। अब हमको पढ़ना है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल से पढ़ने के पहले हमें एक लॉ पढ़ना होगा, बॉयल्स लॉ, उसके बाद फिर हम केल्विन्स लॉ पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखिए बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है? तो बॉयल्स लॉ का कहना है कि भाई कोई भी मैटर है, कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, कोई भी सॉलिड है या कोई भी गैस है, अगर आप उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है ना। उसका प्रेशर भी बढ़ता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो बॉयल्स लॉ ने ये कहा कि अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। यही बॉयल्स लॉ ने कहा था। क्या कहा था? कि अगर किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर राइज करते हैं, किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर अगर राइज करते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, एट प्रेशर कांस्टेंट, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। भाई आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लीजिए आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एक कंटेनर में आपने बहुत ध्यान से उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करा और उसको आपने फिक्स कर दिया। अब वहाँ पे आपने कांस्टेंट कर दिया, उसमें प्रेशर कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो प्रेशर बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जांपल क्या होता है? प्रेशर कुकर। भाई प्रेशर कुकर में आपने उसका वॉल्यूम
क्लोज कर दिया ना, बंद कर दिया उसको, तो वाला वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, तो उसका प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ से एक ग्राफ बनाएं, अगर हम यहाँ से एक ग्राफ बनाएं, किधर बना दूँ, इधर बना देता हूँ मैं। अगर यहाँ से हम इसका एक ग्राफ बनाएं, यही बना देता हूँ, किसका ग्राफ बनाएं, अगर यहाँ से हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर से प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा। देखिए मान लीजिए हमने कहा कि भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर प्रेशर इतना था, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इतना प्रेशर होगा, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा ऐसा कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर भी कुछ प्रेशर है, यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर, यहाँ पर ये T0 मान लो, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, ठीक है। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर इतने प्रेशर में भाई टेम्परेचर ये क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर है तब ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर थोड़ा कम करा कम टेम्परेचर, और कम करा और मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर आप घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो हमने कोई भी एक गैस ले ली, रेंडमली एक गैस ले ली, और उस गैस का हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो जब हमने ग्राफ बनाया तो जब हमने टेम्परेचर कम करते गए तो इसका प्रेशर कम होता गया, ये यहाँ आ जाएगा, और कम करा ये यहाँ हो जाएगा, और कम करा ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब ये 0 डिग्री केल्विन पर पहुँचा, ये केल्विन हमको पता चला था, तो हमने केल्विन टेम्परेचर मिल रहा है, तो हमने देखा क्या 0 डिग्री पे तो ये ग्राफ यहाँ पर बन गया। अब हमने कहा कि यार और टेम्परेचर कम करो, तो हमने टेम्परेचर कम करा तो ये यहाँ पर आ गया, और टेम्परेचर कम करो तो यहाँ पर आ गया, और टेम्परेचर कम करो यहाँ पर आ गया। अब इस टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर क्या हम कम कर रहे हैं, ये हम क्या करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं। टेम्परेचर जब आप कम कर रहे हैं तो ये जो गैस है, ये गैस कम होते होते इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते ये बन गया लिक्विड। ये क्या बन गया, लिक्विड। भाई टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस बनेगा, और टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो जो गैस है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो हमने देखा कि यहाँ पर लाते लाते तो ये जो है ये बन गया आपका, ये तो बन गया आपका लिक्विड। अब लिक्विड बन गया तो इसका ग्राफ बनाने का तो कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर गैस का। क्या हम उसका किसका ग्राफ बना रहे हैं, गैस का। तो यहाँ पर तो लिक्विड बन गया तो इसको हम यही छोड़ना पड़ेगा। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार अगर यहाँ तक टेम्परेचर इतना है, ठीक है ना, प्रेशर इतना है, क्या प्रेशर ज़ीरो भी हो सकता है, और प्रेशर ज़ीरो होगा तो कहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ से तो हमको पता चलेगा नहीं, क्योंकि गैस तो बन गया लिक्विड। तो उन्होंने कहा कि इसकी स्लोप एक जैसी आ रही है, तो हमको ये पता चल जाएगा अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, कि अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा कि इसका ये ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है, टेम्परेचर। देखिए प्रेशर, ये प्रेशर आते आते प्रेशर वाई की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर। तो जब उन्होंने मेजर करा तो ये पॉइंट मिला हमको 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर मिला हमको। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट है ये जहाँ पर प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी जीव जंतु, सबका हिलना डुलना बंद। मतलब ये दुनिया का आखिरी प्रेशर है, इससे कम प्रेशर हो, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है। तो -273.15 पे मतलब पूरी दुनिया का चलना फिरना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ही ज़ीरो हो जाएगा, बिना प्रेशर के कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको पता चला कि प्रेशर ज़ीरो कब हो जाएगा, 273.150। अब यहाँ से केल्विन का रोल शुरू होता है। तो 0 डिग्री पे जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो केल्विन ने क्या कहा कि केल्विन, ये केल्विन स्केल हो गई। तो जब 0 डिग्री, अच्छा अब यहाँ पर हम आते हैं, अब हम स्केल पर आते हैं। ये समझ में आ गया आपको ग्राफ। अब यहाँ पर मैं स्केल बना देता हूँ इसमें। अब आप यहाँ पर ये देखें कि एक स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर एक और स्केल की हम बात कर रहे हैं, जो कि है आपके पास में केल्विन स्केल, ठीक है। ये जो केल्विन स्केल है ये क्या कहती है, ये जो केल्विन स्केल है, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि केल्विन स्केल ने क्या कहा कि भाई एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, वो क्या कह रहे हैं, जब प्रेशर ही ज़ीरो हो जाए। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, मुझे आप ये बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में मैं अगर आपसे कहूँ कि -273 को आप ज़ीरो
बनाओ तो आप क्या बोलोगे, इसमें 273 प्लस कर दो। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था यहाँ पर कहीं पर -270 था, उसको ऐड करते 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 यहाँ पर आए। तो इस पॉइंट में आपको ज़ीरो तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 273.15 को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कन्वीनियंट के लिए हम इसको 273 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, 273 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 तक लाने के लिए हमको 273 ऐड करना होगा, तो ये बन गया 273 डिग्री, ठीक है, 273 केल्विन। अब रहा सवाल, ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है। अब वही सवाल उठा कि अब बॉइलिंग पॉइंट में किस तरीके से इसमें मेजरमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के लिए इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो इसको जब उन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये हो जाएगा आपके पास में 373.15 केल्विन, ये हो गया आपके पास। तो ये केल्विन की स्केल हो गई। इस ग्राफ से हमको समझ में आता है कि 273 कहाँ आया। तो हमने ये देखा कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे आप कम करेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर जो है इतना कम हो जाएगा कि वहाँ पे वो गैस लिक्विड बन जाएगी। गैस लिक्विड बन जाएगी तो हम ग्राफ उसका कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ग्राफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना होगा, तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि यार इसकी स्लोप एक जैसी है। तो हमने जब उसको एक्सटेंड करा तो हमको पता चला कि इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर 0 कब होगा, जब टेम्परेचर हो जाएगा -273.15 डिग्री, ठीक है ना। तो उसी को हमने नाम दे दिया क्या, केल्विन। तो यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री पहुँचने के लिए हमें +273 करना था। तो हमने कहा कि भाई ये 273 नीचे से 0 ऐड करा, 273 हो गया, और यहाँ से फिर हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गई केल्विन की स्केल। तो नोट करें इसको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है एक ग्राफ के ज़रिए, ठीक है। चलिए तो नोट कर लें इसको। फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला तो आपको याद क्या रखना है कि सी किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग, यहाँ पर मान लीजिए के है कोई पर्टिकुलर रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में फ़ारेनहीट रीडिंग माइनस 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, और यहाँ हो जाएगा के -273 अपॉन 100। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट याद रखें, ग्राफ व्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप इस तरीके से याद रखें इसको कि आपके पास जो रीडिंग है, जो रीडिंग लेना, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला में लिख देता हूँ कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये वाला पॉइंट। तो ये सबका सेम ही है यहाँ पर, अपॉन में फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, ये सब उसी से तो मिलके बना है, यही फॉर्मूला ये वहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे तो आपको इतने बार क्वेश्चंस करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो रीडिंग समझ, देखिए रीडिंग कितना है, सी इस पॉइंट में निकालना है मान लो, तो सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सी -0 अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 -0, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0। फिर यहाँ पर देखिए फ़ारेनहीट में रीडिंग कितना है एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री, और इसके बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो 212 माइनस 32 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए तो ये रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 और अपॉन में 373 माइनस 273। तो यहाँ से हमको समझ में आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे पास स्केल से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 डिग्री टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहीट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो देखते हैं इसको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट और केल्विन में। ये 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, सेल्सियस दे रखा है। 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको फ़ारेनहीट में और केल्विन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहीट में, तो सेल्सियस और फ़ारेनहीट का रिलेशन ले लो। सेल्सियस और फ़ारेनहीट का रिलेशन क्या होता है, C - 100 और यहाँ हो जाएगा F - 32/180। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सेल्सियस कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 30 माइनस 0 को तो हटा दो, ये हो जाएगा 0, और F - 32/18। अब देखिए यहाँ पर एक अननोन टर्म है, फाइंड हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
इस 18 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 18, यहाँ हो जाएगा f माइनस 32। ये कितना हो जाएगा आपके पास 54, ये 32 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 6 और ये हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहीट। ये आपके पास हो गया। मतलब जब 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहीट में कितना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं केल्विन स्केल की। ठीक है ना, सेकंड पार्ट यहीं पे देख लेते हैं। फिर हमको कन्वर्ट करना है इसको केल्विन स्केल में। किसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को। तो सेल्सियस और केल्विन का आप रिलेशन ले लो। तो सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या होता है, C माइनस 0, या 0 को हटा देता हूँ मैं, C/100 इक्वल्स टू K माइनस 273/100। तो ये 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बस आप ये याद रखें कि C इक्वल्स टू K माइनस 273। अब सेल्सियस कितना दे रखा है, वही 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 30 इक्वल्स टू K माइनस 273, ये इधर आ जाएगा, तो 30 प्लस 273 इक्वल्स टू K। तो केल्विन में कितना आ जाएगा, ये 303 केल्विन। अच्छा, एक बात और है कि मैं यहाँ पर 273 ले रहा हूँ, है ना, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। बाकी आप चाहे तो 273.15 भी आप ले सकते हैं, तो 15 भी आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार हम ये ले लेते हैं, कई बार वो ले लेते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपको कन्वर्ट करना है, और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अब आप खुद भी इसको कर सकते हैं। तो हमसे कह रहे हैं केल्विन स्केल बताओ, सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि केल्विन स्केल 37 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन कितना हो जाएगा, और 80 डिग्री फ़ारेनहीट में केल्विन कितना हो जाएगा, और -196 पे केल्विन कितना हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए केल्विन और सेल्सियस में। तो सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लिखा, C/100 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273/100। भाई केल्विन और सेल्सियस का चाहिए ना, तो केल्विन और सेल्सियस को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर से ये 0 0 100 100 कैंसिल, C इक्वल्स टू K माइनस 273। सेल्सियस कितना है 37, यहाँ आ जाएगा 37, K माइनस 273, ये तो वही आ जाएगा अभी जो हमने करा था, ये हो जाएगा आपके पास 273 इक्वल्स टू K। 37 है ना, हाँ तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है ना, 310 केल्विन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा देखिए, आपको ये 1.15 भी मिल सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 0.15 मिले तो आप 15 लिख दो। जनरल हम अप्रॉक्सीमेशन 273 लिखते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 80 डिग्री फ़ारेनहीट को केल्विन में कन्वर्ट करो, है ना। किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को, फ़ारेनहीट को केल्विन में। तो फ़ारेनहीट और केल्विन का रिलेशन ले लो। तो F माइनस 32/100 K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 180, ये ले लिया। फ़ारेनहीट कितना बोला है आपसे, फ़ारेनहीट बोला है 80 डिग्री। तो F की प्लेस पर आप लिख दो 80 माइनस 32, ये एक 0 और एक 0 को हटा दो, इससे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, और यहाँ हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा K माइनस 273। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 48/5, और ये जो 9 है इसको इधर पहुँचा दो, इंटू 9 इक्वल्स टू हो जाएगा K माइनस 273। इसको ज़रा डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 5 से करा है तो 5 9 जा 45, यहाँ पर बचा 3, पॉइंट लगा दिया 0, 9.6 कितना जाएगा, ये 9.6 इंटू 9, और इस 273 को इधर लेकर आ जाओ, 273 इक्वल्स टू केल्विन। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, यहाँ पर आ जाएगा 5, 81 81 और 5 86, 86.4 प्लस 273, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास में 54, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, 9 9 जा 81 81 और 81, हाँ ठीक है ना, 81 और ये 86, 86.4 प्लस 273 केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास में 15 का 5 कैरी 1, ये हो जाएगा 359.4 केल्विन। कितना आ गया, 359.4 केल्विन। किसका है, जब 80 डिग्री फ़ारेनहीट होगा तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 359.4 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं इसमें -196 डिग्री को लेते हैं, ये रब कर दें।
हाँ, अब देखिए, अब फिर आपको क्या बोला है कि सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, आपको फिर से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप वही लें C माइनस 0/100 और K माइनस 273/100, ये दोनों कैंसिल, तो C इक्वल्स टू K माइनस 273 बचता है। इसमें आपको क्या बोला है, सेल्सियस कितना बोला है, 196, तो यहाँ हो जाएगा -196 और ये हो जाएगा K माइनस, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 273, तो ये हो जाएगा -196, ये हो जाएगा +273 इक्वल्स टू केल्विन। तो यहाँ से आपको ये इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ जाएगा आपके पास में 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में बस 77, तो 77 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको नोट करें। फिर हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अगर आप थर्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक सेल्सियस और फ़ारेनहीट थर्मामीटर है, आर पुट इन एन ऑयल बाथ, उसको ऑयल बाथ में आपने रखा, किसको, सेल्सियस और फ़ारेनहीट थर्मामीटर को। द रीडिंग ऑन फ़ारेनहीट थर्मामीटर इज़ 3/2 टाइम्स द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। जो फ़ारेनहीट की जो रीडिंग आई वो सेल्सियस से 3/2 टाइम्स ज़्यादा आई, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बाथ ऑन सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। तो वो पूछ रहे हैं कि जो टेम्परेचर आया बाथ में, है ना, तो केल्विन में क्या है, सेल्सियस में क्या है और फ़ारेनहीट में क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो हमको कुछ भी डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिली है, हमको डायरेक्ट रीडिंग कुछ भी नहीं मिली है कि इसकी रीडिंग ये है या उसकी रीडिंग ये है, बस हमको एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है कि इससे 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, सेल्सियस से। तो हम ये पहले मानेंगे कि लेट द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल इज x डिग्री, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल में ना, तो x डिग्री सेल्सियस, ये ले लिया x डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये सेल्सियस में है, ठीक है ना, तो रीडिंग ऑन फ़ारेनहीट, तो रीडिंग ऑन फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा, तो फ़ारेनहीट की रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो फ़ारेनहीट की रीडिंग हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ सेल्सियस, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ x सेल्सियस में ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x यहाँ लिख देता हूँ मैं। बात समझ में आ रही है भाई, फ़ारेनहीट की रीडिंग कितनी आई, हमको ये फ़ारेनहीट तो पता ही नहीं है, हम तो डिपेंड हो गए सेल्सियस पर, क्योंकि सेल्सियस से 3/2 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमने कहा कि भाई सेल्सियस की रीडिंग x आई, मान लीजिए कि सेल्सियस की रीडिंग 1 आई, तो फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा, 3/2 × 1, है ना। तो सेल्सियस की रीडिंग हमने कहा x आई, तो फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा, 3/2 × x। चलिए अब ये हमको बात समझ में आ गई कि x ये है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहीट में हमको एक रिलेशन मिल गया, तो यहाँ पे आप लगा दें, तो यहाँ पर आप लगाएंगे C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32/180, ठीक। अब यहाँ पर C तो अननोन है, C तो फाइंड ही करना है, C/100, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 के टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C/5 और F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब हमें सेल्सियस की रीडिंग कितनी पता है, x, तो यहाँ लिख दिया हमने x/5, और फ़ारेनहीट की रीडिंग कितनी पता है, 3/2x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। जरा इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू 3x, इसका एलसीएम ले लो, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये जो 2 बचेगा नीचे वो 9 के साथ आ जाएगा, 2 × 9। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा, अब देखिए ये x 9 × 18, 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 18/5x, भाई 9 × 18 और नीचे 5, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास में 3x माइनस 64। अब आप चाहे तो इस 5 का तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो हो जाएगा 18x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 15x माइनस, इस 5 का तो मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 5 4 जा 20, यहाँ पे 2 तो 30 और 32, 320, सही है, ठीक है ना भाई। 5 चौक 20, 2 हो जाएगा, 6 5 30 और 2 32। तो यहाँ पर से अब इसको उधर लेकर आ जाओ तो हो जाएगा 18x माइनस 15x इक्वल्स टू माइनस 320, और ये हो जाएगा आपके पास में 3x इक्वल्स टू माइनस 320 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर x आपको कितना मिल जाएगा, इस चीज़ें को कैंसिल करो तो हो जाएगा आपके पास -106.66 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मिल रहा है किस में, सेल्सियस में, क्योंकि आपने x क्या माना था, सेल्सियस में। तो सेल्सियस की रीडिंग कितनी होगी आपके पास में
-106, ये माइनस है, -106.66 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये इतना है, अगर ये इतना है तो फ़ारेनहीट की रीडिंग क्या हो जाएगी? तो रीडिंग ऑन फ़ारेनहीट वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके पास में फ़ारेनहीट हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 एक्स की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? -106.66। तो F कितना हो जाएगा आपके पास में? इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा -3 इंटू, ये चलो माइनस अभी अंदर ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा? 553.33। अभी प्लस माइनस माइनस, तो फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर ही हो जाएगा आपके पास में 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपके पास में 159, इतना आ जाएगा। फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा? -59.33, -59.99, ये फ़ारेनहीट की रीडिंग हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है केल्विन में, तो इसको रब कर दूं मैं। अब आपको निकालना है केल्विन में। अब केल्विन में निकालना है तो हम जानते हैं कि भाई केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन तो हम जानते हैं, C/100 K - 273/100, ठीक है ना। केल्विन और ये हमको पता है, इसको हटा दो तो ये हो जाएगा C = K - 273। अब C कितना है अपने पास? C मतलब x, वो कितना है? -106.66 = K - 273। ये इधर आ जाएगा तो -106.66 प्लस 273 = K। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में? 4। यहाँ पर फिर जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, फिर यहाँ पर जाएगा 2, 12 में से जाएगा तो बचेगा कितना? 6, और यहाँ पर जाएगा 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर जाएगा 166.34, ये आ जाएगा केल्विन का आंसर। केल्विन की रीडिंग कितनी आ जाएगी? +166.34। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और क्योंकि हमने आज पूरा डिटेल में देखा है, क्वेश्चंस भी करे हैं, तो इसको आप ध्यान समझें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे थर्मल एक्सपेंशन का। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय।